नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, BA सेम 1 हिंदी प्रथम गौण और उसमें भी हम एक जनरल टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ये साहित्य के बारे में चर्चा करने का अंतिम वीडियो है। सोमवार से हम जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी और काव्य आते हैं, वो कहानी और काव्य किसे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हिंदी साहित्य कितने कालों में बटा हुआ है और क्यों आधुनिक हिंदी काव्य या आधुनिक हिंदी कहानी ही आपके कोर्स में है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मगर महाविद्यालय में प्रवेश के बाद आपको पता चले कि आप किस प्रकार प्रथम गौण में साहित्य के विद्यार्थी हैं और इसीलिए साहित्य को समझाने के लिए हम इतने वीडियो साहित्य पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने साहित्य पर चर्चा करते हुए कहा था कि हिंदी साहित्य 3 वर्गों में बटा हुआ है, गद्य, पद्य और चंपू, और विधा किसे कहते हैं वो भी हमने समझाया था। उसके साथ साथ विधा कई तरह के हैं, उसकी भी हमने चर्चा की थी। विधा की भी उपविधाएं होती हैं। हिंदी साहित्य की विधाओं पर हमने चर्चा की थी और उसमें भी गद्य और पद्य दोनों में क्या अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, उस पर हमने चर्चा की थी। और गद्य साहित्य की विधाएं और उन विधाओं में हमने किन विधाओं पर प्रकाश डाला था, तो नाटक, उपन्यास, एकांकी और कहानी, इन 4 विधाओं के बारे में हमने संक्षिप्त में आपको समझाया था। और इसके बाद अब जो है ये गद्य की विधाएं हैं। अब आपको समझना है कि पद्य की भी कितनी विधाएं हैं और कौन कौन सी हैं। पद्य यानी काव्य। पद्य यानी काव्य के 2 प्रमुख भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसको हम सुन सकते हैं, सुना जा सकता है। श्रव्य काव्य वह है जो कानों से सुना जाता है और उसके 2 भेद है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यानक गीतियाँ आती है। मुक्तक काव्य के भी 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक। ये श्रव्य काव्य के भेद है, मैं आपको समझाऊंगी इनके बारे में। उसके बाद है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक। अब आपके मन में ये प्रश्न उपस्थित होना चाहिए कि दृश्य काव्य जो है कैसे होगा, यानी कि आधुनिक काल में तो नाटक गद्य की विधा है, तो ये पद्य की विधा कैसे आई। तो इस बात की तसल्ली देते हुए मैं आपको समझाती हूँ। आधुनिक काल से पहले मैंने आपको कहा था कि केवल पद्य ही हमारे साहित्य में था, हिंदी साहित्य में, यानी पद्य के रूप को ही विकसित किया गया था। और उसी पद्य को जब रंगमंच पर अभिनीत किया जाता था एक नाटक के रूप में, तो वो बन गया दृश्य काव्य। जैसे आप लोगों ने सुना हो, यदि नई फिल्मों में भी आपने देखा हो, तो एक रामलीला जैसा जो है वो होता था नाटक। रामलीला होती थी गाँव में, और गाँव में एक बड़ा चौक होता है और चौक में जो है चौराहे पर सब लोग जो है इकट्ठे होते हैं और कोई निर्धारित समय किया जाता है और रामायण की जो बातें हैं, राम, सीता और लक्ष्मण की, वो रामलीला के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, जिससे प्रेक्षकों को तो पता ही है कि ये रामलीला क्या है, मगर फिर भी जब वे सुनते थे उस रामलीला को और उसको रंगमंच यानी कि उस अभिनय को देखते थे तो बहुत ही खुश हो जाते थे। और इसी से रामलीला से लेकर बहुत सारे ऐसे नाटक जो थे, काव्यात्मक नाटक रचे जाते थे, जिसमें संवाद पद्य की तरह जो है एक दूसरे से ऐसे काव्यात्मक संवाद होते थे, जिसके कारण आपको लगे कि ये एक प्रकार का पद्य चल रहा है। गीत होते थे, संगीत होते थे उसमें। दूसरा एक स्वरूप में ये भी कह सकती हूँ कि भवाई। भवाई में आप देखते हैं कि रंगला और रंगली आपने नाटक में देखे होंगे, तो वो रंगला और रंगली जिस प्रकार से नृत्य करते हुए या नाचगान करते हुए उसके संगीत के ताल पर झूमते हैं और जिस प्रकार की बात करते हैं, वो भी एक पद्य का रूप है। फिर वो भवाई एक गद्य नाटक के रूप में धीरे धीरे रूपांतरित हो गया, मगर पहले जो भवाई होती थी वो पद्यात्मक होती थी। वो उसको हम कह सकते हैं कि गेय नाटक
दृश्य काव्य यानी दृश्य नाटक होता था, जिसमें काव्य का ही रूप उपस्थित होता था, तो वो दृश्य काव्य है। और दूसरी बात कि वो दृश्य काव्य आधुनिक युग से पहले बहुत ही उसका अस्तित्व अच्छा था और वो बहुत विकसित हुआ था। अब जो है बहुत ही कम दृश्य काव्य नाटक पर अभिनीत होते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य आधुनिक युग में मनुष्य के पास गहन अध्ययन का और उन काव्य के अलंकार और छंद को समझने का समय नहीं है। भले बुद्धिशाली हमारे मनुष्य है, मगर वो बहुत कम समय में और समझ में आ जाए ऐसे नाटक देखने के लिए जाते हैं, और इसीलिए गद्य नाटक की रुचि उनमें ज़्यादा होती है। तो दृश्य काव्य बहुत कम जो है अब अभिनीत होते हैं। तो काव्य को जब एक नाटक के रूप में रचा जाए उसको कहते हैं दृश्य काव्य। अब बात करते हैं श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी लिखित रूप जो काव्य का है उसी को कहते हैं श्रव्य काव्य। पहले रामायण और महाभारत की जो बातें हैं वो काव्यात्मक रूप से ऋषि लोग जो है वो अपने शिष्य को, गुरु अपने शिष्य को कहते थे, इसलिए केवल शिष्यों ने वो बात सुनी होती है। जैसे पेपर 3 में कबीर हिंदी में आते हैं, यानी उनका अभ्यासक्रम में जो है कबीर के बीजक को पढ़ना है, कबीर की वाणी को पढ़ना है। तो कबीर जो थे वो तो अशिक्षित थे और उन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी। अब कबीर के दोहे इतने प्रचलित फिर कैसे हुए? तो उनके शिष्यों ने उन वाणी का संग्रह किया, कबीर की बातों का संग्रह किया और फिर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। और हमारे पाठ्यक्रम में वो कबीर की पुस्तक आती है, जिसमें कबीर ने खुद नहीं लिखी है, उनके शिष्यों ने लिखी है, कबीर को सुन सुनकर। तो ऐसे भी वो मुक्तक काव्य के रूप में आते हैं। तो ऐसे भी मुक्तक काव्य है जो सुनकर लिखे जाते हैं। और कुछ मुक्तक काव्य या कुछ जो काव्य है वो पाठ्य मुक्तक भी होते हैं और कुछ गाए भी जा सकते हैं। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? श्रव्य काव्य का जो पहला भेद है प्रबंध काव्य। प्रबंध का मतलब यह है कि काव्य के नीति नियमों और उसके छंद अलंकारों को बद्ध करके शास्त्रों के नीति नियमों के आधार पर कोई काव्य रचा जाए, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। पहले सर्ग में यदि दोहा छंद हो तो दूसरे सर्ग में सोरठा छंद ही होना चाहिए। उसी नियमों को ध्यान में रखकर जब काव्य रचना की जाती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यानक गीतिया। हमारा महाभारत और रामायण महाकाव्य है, वो भी इसी नीति नियमों के बद्ध होकर लिखा गया है। खंड काव्य के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके कोर्स में कुछ पंचवटी खंड काव्य है, वो सेम 2 में है। खंड काव्य के रूप में भी यदि कोई काव्य आएगा तभी भी मैं आपको खंड काव्य की विस्तृत माहिती दूंगी, मगर खंड काव्य को आपको समझ लेना है कि वो भी एक नीति नियमों से बद्ध होकर लिखी जाती है रचना। महाकाव्य से उसका संक्षिप्त रूप होता है, इतना विस्तृत रूप नहीं होता महाकाव्य की तरह, मगर वो भी एक प्रबंध काव्य का ही एक रूप है। और आख्यानक गीतिया यानी कि आख्यानों में जो लिखा गया है वो भी एक नीति नियमों के अनुसार एक पुराणों की शास्त्र की आख्यानक गीतिया। तो इस प्रकार काव्य के 2 भेद हैं, यानी कि पद्य की जो विधाएं हैं, यदि पद्य की विधाओं को हम कोष्टक बना दें उसका, तो उसमें भी हम बना सकते हैं कि यहाँ जैसे मैं आपको अभी समझा देती हूँ। यदि ये इसका कोई कोष्टक बनाया गया तो कैसे आप करेंगे? पद्य की कितनी विधाएं हैं? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ठीक है। फिर श्रव्य काव्य के 2 भेद कौन से हैं? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और फिर प्रबंध काव्य के भी 2 भेद कौन से हैं? खंड काव्य, महाकाव्य और आख्यानक, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस कोष्टक के रूप में भी देख सकते हैं और यहाँ इस प्रकार से हमने आपको समझाया। अब फिर से आपके सामने ये बताया गया है कि गद्य और पद्य क्या है। तो सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने की, पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। इसमें केवल आंशिक सत्य है, क्योंकि इसमें गद्यकार के रचनात्मक बोध की अवहेलना है। यहाँ लिखा है रचनात्मक बोध की अवहेलना का मतलब हम बातचीत करते हैं, उसे लिख देते हैं तो उसमें कलात्मकता नहीं आती,
उसमें केवल हमने जो विचार किया वही आती है। इसलिए रचनात्मक जो एक क्रियाकलाप है वो तो हमें पद्य में ही दिखाई देती है। लिखा है कि साधारण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी कही जा सकती है जब यह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा या उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति कहना अधिक समीचीन होगा। समीचीन का मतलब है योग्य होगा। यानी आप जो बातचीत करते हैं उसी ही आप रचना के रूप में लिख देते हैं तो वो रचना सफल नहीं मानी जाएगी। आपको उसमें भी थोड़ी कलात्मकता लानी पड़ेगी। काव्य में तो बहुत सारी कलात्मकता लानी पड़ेगी, मगर यदि आप गद्य की भी कोई रचना लिखते हैं, आपको लगा कि मैं एक कहानी लिखूं और उसको समाचार पत्र में प्रकाशित करवाऊं, तो कहानी में भी एक भाषा जब प्रयोग करते हैं, आप उस घटना को जब प्रयोग करते हैं लिखने की, तो उस परंपरा को आपको ध्यान रखना है, उसमें कलात्मकता लानी है, थोड़ी अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको और सौंदर्यपूर्ण बनानी है, तभी वह कहानी या जो आपकी रचना है वो प्रसिद्ध हो पाएगी। अब फिर से यहाँ बताया गया है कि पद्य और काव्य के बीच क्या अंतर है। मैंने यहाँ काव्य के प्रकार बताए, मगर पद्य को प्राचीन काव्य की संज्ञा दी गई है जो स्मृति पर आधारित थी तथा मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था। उसका मतलब है बताया जाता था और मुखरित किया जाता था। पद्य साहित्य कला का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो भाषा विशेष में विकसित होता है। उदाहरण के लिए भारतीय जनमानस में ऐसी बहुत सी पद्य विधाएं प्रचलित है जो स्थानीय जननायकों के चरित्र पर आधारित है। पद्य की स्वयं एक शैली होती है जो तालबद्ध हो भी सकती है और नहीं भी, परंतु उसमें एक निश्चित आवृत्ति होती है तथा एक विशिष्ट सौंदर्य बोध की अनुभूति होती है। इस विशिष्ट शैली के माध्यम से पद्य जनमानस में स्वतः ही प्रचलित हो जाता है। काव्य की बात करें तो काव्य पद्य साहित्य की ही वह विधा है जिसमें रचनाकार के विचार तथा अनुभूतियों को शब्दों में व्यवस्थित क्रम द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। काव्य एक विशेष प्रभाव को उत्पन्न करता है। यह विशेष प्रभाव खुशी से संबंधित हो सकता है या दुख से अंतःप्रेरित हो सकता है। यह सरल भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। काव्य लयबद्ध भी हो सकता है अथवा बेतुका भी हो सकता है, परंतु काव्य में संगीत के मूलभूत तत्व समाविष्ट होते हैं। यहाँ लिखा है कि लयबद्ध हो सकता है और बेतुका, तो आपको लगेगा कि ऐसा कि काव्य जो है वो यदि संगीत से भरपूर हो तो वो तो लयबद्ध ही होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अभी जो आधुनिक काव्य आप पढ़ेंगे तो उसमें लयबद्धता को महत्व नहीं दिया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पाठ पढ़ रहे हैं और ऐसे ही काव्य आपके सामने चल रहे हैं। तो एक भाषा में भी एक परिवर्तन, रूप में भी परिवर्तन युग के मुताबिक काव्य में होता जा रहा है, मगर जितना संगीत तत्व ज़्यादा काव्य में, वो काव्य ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार हमने हिंदी साहित्य के प्रकार को समझ लिया है। आपको गद्य के प्रकार और पद्य के प्रकार को समझ जाना है। पद्य का एक प्रकार काव्य और उसमें भी मुक्तक काव्य को हम पढ़ेंगे सेम 1 में, और प्रबंध काव्य को पढ़ेंगे हम सेम 2 में। इसलिए काव्य के जो प्रकार मैंने आपको कहा ना कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, उसमें से दृश्य काव्य के भी 2 प्रकार है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य को हम सेम 1 में पढ़ेंगे और प्रबंध काव्य को हम सेम 2 में पढ़ेंगे, और गद्य साहित्य की विधा कहानी जो है उसको हम सेम 1 में पढ़ेंगे, और नाटक जो है वो हम सेम 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।